हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, दैट इज योर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। ये चैप्टर रेलवे इंजीनियरिंग का दिल है। इस चैप्टर से सभी एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एई लेवल के एग्जामिनेशंस देख लीजिए आप, चाहे वो जेई लेवल के एग्जामिनेशंस देख लीजिए आप, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस देख लीजिए, गेट देख लीजिए, जो भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देख लीजिए जिसमें भी रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस है, उसमें ये चैप्टर रहता ही रहता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में, इन्हीं इस चैप्टर में से एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। वैसे भी रेलवे इंजीनियरिंग का जो वेटेज है, लगभग 3-4 क्वेश्चन की वेटेज रहती है सभी एग्जामिनेशंस में। रेलवे के एग्जामिनेशंस को छोड़ के अगर आप आरआरबी जेई का बात करेंगे, या मेट्रो से रिलेटेड कोई एग्जाम का बात करेंगे, या डीएफसीसीआई वगैरह के एग्जाम का बात करेंगे, यहाँ पर कुछ अधिक परसेंटेज, मतलब क्वेश्चंस का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। बट अदर एग्जाम्स का अगर आप बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर ये जो चैप्टर है ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसमें से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये कंपलसरी है। तो इसी चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं, है ना, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, इससे पहले तो हालांकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे, जहां से आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक क्यों करना चाहिए भाई? ट्रैक के ऊपर क्या चल रहा है? ट्रैक के ऊपर देखिए, गुड्स ट्रेन चल रही है, गुड्स भी है, पैसेंजर भी है। लेकिन जो हमें ध्यान रखना है वो पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करनी है। और दो चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। क्या? दो चीजों में कंप्रोमाइज कभी नहीं। सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर, इसमें हम कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। इसको बिना कंप्रोमाइज किए जो भी हमारा लोड कैरिंग रिक्वायरमेंट है ट्रैक का, जो भी हमें स्पीड चाहिए ट्रैक पे, इसको अचीव करना है। ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर, एंड ओवरऑल डिजाइन मस्ट बी इकोनॉमिकल। ये कुछ वर्ड्स रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो हमने लिखा हुआ है, आप चैप्टर का हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक, और ये पहला एक पैराग्राफ लिखिए एज ए इंट्रोडक्शन, बेसिक कुछ बातें कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक शुड बी डन इन सच ए वे दैट लोड एंड स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन्स ओवर ट्रैक इज अचीव्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ पैसेंजर। नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन मस्ट बी इकोनॉमिकल। ये इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन में सेफ्टी, मतलब सेफ्टी, अभी उड़ीसा के अंदर बालेश्वर ट्रेन डिरेलमेंट, कितने सारे लोग चले गए, वही तो है ना, वही चीज है। डिरेलमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो डिरेलमेंट से बचाना है, मतलब क्या होना चाहिए? जो अलाइनमेंट है ट्रैक का, वो परफेक्ट होना चाहिए, आपको परफेक्ट डिजाइन होना। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक में हमें बेसिकली ट्रैक के अलाइनमेंट को प्रॉपर्ली डिजाइन करना है। ट्रैक के अलाइनमेंट को डिजाइन करने का मतलब, ट्रैक के अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता रखा था, जो सेंटर लाइन होते हैं, है ना, जो सेंटर लाइन डिसाइड किया जाता है, दैट इज ओनली अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। तो वो प्रॉपर्ली डिजाइन किया जाना चाहिए। अब ये अलाइनमेंट दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। दो वर्ड में आपको कहता हूं, एक हॉराइजेंटल प्लेन में ये सेंटर लाइन चेंज हो सकती है, दूसरा वर्टिकल प्लेन में भी सेंटर लाइन चेंज हो सकती है, ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं। तो वर्टिकल कर्व की रोल आने लगती है, फिर यहाँ हॉराइजेंटल कर्व। तो ये वर्टिकल कर्व्स हमको डिजाइन करने हैं, हॉराइजेंटल कर्व डिजाइन करने हैं। हॉराइजेंटल कर्व अगर आता है तो वहां पे सुपर एलिवेशन हमको डिजाइन करना है, वहां पे ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना होना चाहिए वो हमको डिजाइन करना है। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज है कि डिजाइन स्पीड क्या होना चाहिए, इस ट्रैक के ऊपर मेरा ट्रेन कितने स्पीड से चलेगा, ये चीज हमको डिसाइड करना है। दैट इज योर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक। एक सेफ स्पीड हमको डिसाइड करना है कि इससे ज्यादा स्पीड आप नहीं कर सकते, ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए ये ट्रैक डिजाइंड है, आप यह इसी स्पीड से चलेंगे, जिसे हमको लिमिटिंग स्पीड, वो डिजाइन करना है। तो उसको डिजाइन करने के लिए फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास, है ना। जैसे रेलवे बोर्ड अपने हिसाब से कुछ सजेशन देता है कि जो सैंक्शन स्पीड है, इस ट्रैक को हम इतने स्पीड के लिए सैंक्शन कर रहे हैं, इसके इतने स्पीड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है मार्टिन्स फॉर्मूला। फिर हम डिजाइन स्पीड निकालते हैं बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन कॉन्सेप्ट। फिर हम डिजाइन स्पीड निकालते हैं बेस्ड ऑन और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं? तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मेथड से हम डिजाइन स्पीड निकालेंगे। फिर इनका जो मिनिमम होगा उसको हम प्रोवाइड कर देंगे ट्रैक के ऊपर, जहां पे जैसे रिक्वायर्ड होते हुए चलेगी। फिर यहाँ यहीं पर हमें जैसे बहुत अलग अलग तरह के कंसेप्ट फिर आने लगते हैं, जैसे नेगेटिव सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट आने लगते हैं। इन सब चीजों को पढ़ना है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक के अंदर। बहुत कैंट डिफिशियंसी की कॉन्सेप्ट आने लगती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो आप इतना लिख लीजिए
ठीक है, पहले कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक शुड बी डन इन सच ए वे दैट load and speed requirement of trains over track is achieved without compromising safety and comfort of passenger. Design must be economical. Clear? इसको लिखिए, आगे लिखते हैं। आगे लिखते क्या, आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मेन चीज है स्पीड ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन। आप हेडिंग डालिए सेफ स्पीड ऑफ ट्रेन ओवर ट्रैक, वी। ठीक है, सेफ स्पीड, सेफ, यहां पे सेफ्टी का बात कर रहा है, तो सेफ्टी इन टू टर्म्स। क्या क्या? ट्रेन जब ट्रैक के ऊपर चले तो ट्रेन का डिरेलमेंट ना हो कभी, पहला तो ये। फिर जब ट्रैक के ऊपर चलता है तो बेसिकली यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, ठीक है, वहां उन लोकेशंस पे ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये दो बहुत ही मेजर चीज है। ओवरटर्निंग अगर होगा उस कारण से भी मतलब पूरा पूरा ट्रेन पलट जाएगा, तो वो चीज ना हो। तो इस टर्म में सेफ्टी एंश्योर किया जाना चाहिए कि आपका डिरेलमेंट ना हो और ओवरटर्निंग ना हो। इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ कुछ स्पीड्स दिए गए हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जिस बेसिस पे हम ट्रैक पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं और उन सभी का जो मिनिमम निकल के आ जाता है उसी को हम एज ए सेफ स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं ट्रैक के ऊपर कि इस पर्टिकुलर ट्रैक पे, इस लोकेशन पे इससे ज्यादा स्पीड पे आप चल नहीं सकते। ठीक है, वो क्या है सुनिए, देखिए। तो लिखिए, इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग बेसिकली। पहला गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस जैसे कि आपने सुना है, नैरो गेज, मीटर गेज, फिर बीजी। जैसे जैसे गेज बढ़ रहा है हमने बोला स्पीड भी बढ़ता है, बट इसके पीछे एक खास वजह है। क्या? ट्रैक का स्ट्रेंथ भी बढ़ना चाहिए एट द सेम टाइम एंड पावर ऑफ लोकोमोटिव भी बढ़ना चाहिए। तब गेज बढ़ाने से आपको इंक्रीज स्पीड में इंक्रीज इन स्पीड देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आप ट्रैक का मजबूती है ही नहीं और गेज बढ़ा भी दिए तो हाई स्पीड से आप ट्रेन नहीं चला सकते। कंडीशन है वहां पे, है ना। अगर आप गेज बढ़ा रहे हो तो ट्रैक को स्ट्रेंथन करिए, प्लस पावर ऑफ लोकोमोटिव को भी बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, बीजी ट्रैक के ऊपर डीजल 3 इंजन ले लो, पहले स्टीम इंजन था, डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाली इंजन आ गई। अभी बताओ पावर ऑफ लोकोमोटिव जनरली किसमें देखने को ज्यादा मिल रहा है? इलेक्ट्रिक वाले में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तो नए नए इंजन जो है वो और हाई स्पीड से उसी सेम ट्रैक के ऊपर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे एज कंपेयर टू डीजल या स्टीम। तो यही मैं कह रहा हूं कि गेज डिस्टेंस हम एक बात कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका ट्रैक का स्ट्रेंथ और लोकोमोटिव का पावर भी बढ़ना चाहिए, तब आपको इंक्रीज इन स्पीड देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? एक तो ये, तो इसमें ये लिखिए, ठीक है। तो एक स्पीड हमको मिलता है बेस्ड ऑन गेज डिस्टेंस। इसके बारे में जनरली ये कहा जाता है कि ये जो बेस्ड ऑन गेज डिस्टेंस जो स्पीड अपने को मिलती है, ये स्पीड वो है, अगर आप इस स्पीड पे ट्रेन को उस पर्टिकुलर ट्रैक पे चला रहे हो तो देर इज नो डीरेलमेंट, देर विल बी नो डीरेलमेंट ऑफ ट्रैक, सॉरी डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन। ये चीज इसके बारे में कहा जाता है। अब ये स्पीड को कौन देता है? तो दिस स्पीड, ओके, बेस्ड ऑन गेज डिस्टेंस इज जनरली सैंक्शनड बाय और गिवन बाय योर रेलवे बोर्ड डायरेक्टली। रेलवे बोर्ड, इसको हम रेलवे बोर्ड स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, तब ये रेलवे बोर्ड स्पीड क्या है, कैसे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पे आपको मैं इसको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, रेलवे बोर्ड स्पीड क्या है। समझ गए? तो रेलवे बोर्ड स्पीड जो ये दे रहे हैं, तो ये इस चीज को ध्यान में रख के दे रहे हैं कि डिरेलमेंट ना हो। समझ में आया? तो ये एक स्पीड वो सैंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक स्पीड आपको देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व, अगर कर्व है किसी लोकेशन पे, है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व वगैरह, तो उसके रेडियस पे स्पीड आपका डिपेंड करता हुआ चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ कर्व जो स्पीड अपने को मिलती है, इसके लिए हमारे पास एक सेट ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मार्टिन्स फॉर्मूला। मार्टिन्स फॉर्मूला, तो हम मार्टिन्स फॉर्मूला को यूज करके स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हैं ऑन फॉर ए गिवन रेडियस ऑफ कर्व। ये चीज को ध्यान रखिएगा, मैं आपको सब चीज बताऊंगा, है ना। तीसरा,
जब हम सुपर एलिवेशन के लिए डिजाइन करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट सुपर एलिवेशन वैल्यू हम एक स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हैं ट्रैक के ऊपर। ओके, बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन कॉन्सेप्ट, सुपर एलिवेशन कॉन्सेप्ट, इस बेसिस पे एक स्पीड निकाला जाता है। चौथा, ट्रांजिशन लेंथ। ओके, जो हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके भी एक स्पीड निकाली जाती है। ओके, बेस्ड ऑन ट्रांजिशन लेंथ, बेस्ड ऑन ट्रांजिशन लेंथ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि गेज डिस्टेंस पर बेस्ड जो स्पीड है, आप उसको ऐसे सिंपली समझिए कि वो रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। तो वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि ट्रेन जब ट्रैक के ऊपर चले उसका डिरेलमेंट ना हो। और ये जो नीचे का 3 स्पीड मैं आपको बता रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्व पर बेस्ड जो मार्टिन फॉर्मूलाज को यूज करके हम निकालेंगे, या सुपर एलिवेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हम स्पीड निकालेंगे, या बेस्ड ऑन ट्रांजिशन लेंथ जो हम स्पीड निकालेंगे, ये कहीं ना कहीं ओवर टर्निंग ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये स्पीड बता रहे हैं, है ना। ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग इज या फिर नो ओवर टर्निंग, ऐसे लिखिए यहाँ पे, नो ओवर टर्निंग, नो जोड़ दीजिए आगे में, नो ओवर टर्निंग। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन स्पीड्स को बताया गया। तो ये जो 4 स्पीड्स आपने देखा, ये चारों स्पीड में 2 चीजों को कंसिडर किया गया है सेफ्टी के अंदर। क्या? डिरेलमेंट नहीं होगा, नो डिरेलमेंट, नो ओवर टर्निंग। तो हम किसी भी ट्रैक के लिए बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन ये 4 स्पीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे दोस्त, निकालेंगे। ठीक, अगर हमारे पास डेटा दे रखा है तो ये 4 स्पीड्स को निकालेंगे। अब इनमें से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द सेफ स्पीड फॉर ट्रेन्स ओवर दैट पर्टिकुलर ट्रैक। समझ में आ रहा है? ओके, तो सेफ स्पीड क्या होगा? इन सभी का मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ ऑल इज योर सेफ स्पीड ऑफ ट्रेन ओवर ट्रैक। नोट करिए अच्छे से, आई थिंक समझ गए होंगे। 2 चीज, नो डिरेलमेंट, नो ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग से रिलेटेड रेडियस ऑफ कर्व पर बेस्ड आपका मार्टिन्स फार्मूला से स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक इंपेरिकल फार्मूला है। फिर बेस्ड ऑन ट्रांजिशन लेंथ भी जो स्पीड है वो भी हम इंपेरिकल फार्मूला है। ठीक है, सुपर एलिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डिराइव करते हैं, जो कि हम करेंगे, है ना। तो बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो जिसका हम डेरिवेशन आगे अभी कुछ ही देर में हम करने वाले हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन सभी का जो मिनिमम होता है, ठीक है, वही होता है आपका सेफ स्पीड ऑफ ट्रेन्स ओवर दैट पर्टिकुलर ट्रैक, हमेशा, ऑलवेज। समझ? फिर आगे लिख लीजिए ये 2 पॉइंट। सेफ स्पीड ऑफ ट्रेन्स ओवर ट्रैक इज दैट विच इज सेफ फ्रॉम डिरेलमेंट एंड ओवर टर्निंग, है ना। इसको लिख लीजिए एक नोट बना के। इट मस्ट बी मिनिमम ऑफ F4 जो हमने पढ़ा। अब देखिए, इसमें से रेलवे बोर्ड जो स्पीड सैंक्शन करता है वो आपको कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं देता है ना। वो रेलवे बोर्ड सैंक्शन करता है, देता है वो अपना एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कंडक्ट करने के बाद वो स्पीड सैंक्शन करता है कि इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए हम बना रहे हैं, है ना, वगैरह। तो वो स्पीड आपको सवालों में दिया रहेगा, उस स्पीड को हमको क्रॉस चेक करना है, क्या वो ठीक है क्या नहीं है। क्रॉस चेक करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसेप्ट, मार्टिन्स फॉर्मूला, सुपर एलिवेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर आपका बेस्ड ऑन ट्रांजिशन लेंथ। ठीक है, हम क्रॉस चेक करेंगे। अगर ये सारे जो हम क्रॉस चेक लगाएंगे, अगर यहां से जो स्पीड्स जो आप कैलकुलेट करोगे, अगर ये स्पीड रेलवे बोर्ड ने जो स्पीड सैंक्शन किया है उससे ज्यादा है, तब तो रेलवे बोर्ड का स्पीड इज मिनिमम एंड दैट इज योर सेफ। अगर इनमें से कोई भी एक स्पीड, कोई भी एक, किसी भी एक क्राइटेरिया में, ठीक है, कोई भी एक स्पीड रेलवे बोर्ड ने जो स्पीड सैंक्शन किया है उससे कम आ जाती है, तो जो सेफ स्पीड होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स, है ना, जो हमने नीचे का और 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया। समझ में आ जाएगा आपको? उम्मीद करता हूं अभी समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ पकड़ रहे होंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरली पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। सुनते चलिए, कंसेप्ट को समझते हुए चलिए। तो मार्टिन्स फार्मूला, हमारे पास एक सेट ऑफ मार्टिन्स फार्मूला है, दिस आर इंपेरिकल फार्मूला। बेस्ड ऑन दिस हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जो मार्टिन्स फार्मूला ये बेसिकली रेडियस ऑफ कर्व से रिलेटेड है। ये रेडियस ऑफ कर्व को कंसीडर करते हुए एक इंपेरिकल फार्मूला डिराइव किया गया है। मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूं, आपको सीधा सीधा याद करना है और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके, वी हैव टू रिमेंबर इट। लिखवाता हूं,
ये देखिए मार्टिन्स फॉर्मूला, ठीक है, बेस्ड ऑन रेडियस ए। पहला फॉर ट्रांजिशन कर्व, मतलब ऐसा कर्व जहां पे ट्रांजिशन कर्व वगैरह भी हम प्रोवाइड कर रखे हैं। तो स्पीड, और एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पीड लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक लिमिट किया गया है, और समझ रहे हो, और ये लिमिट हम बेसिकली कंपेयर करेंगे फ्रॉम रेलवे बोर्ड स्पीड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको रेलवे बोर्ड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, मतलब रेलवे बोर्ड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसे केसेस में, इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्पीड दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये हाई स्पीड मूवमेंट है, ग्रुप ए कैटेगरी के ट्रैक के ऊपर मूवमेंट है, तो ऐसे केसेस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मार्टिन्स फॉर्मूला, तो जो हाई स्पीड ट्रैक के केस का जो फॉर्मूला दे रखा होगा, उन फॉर्मूला को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब रेलवे बोर्ड ने जो स्पीड को सैंक्शन किया है उसको कंपेयर करते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला है, फॉर स्पीड लेस देन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, फॉर स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब और भी कैटेगरी है, आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो फॉर ट्रांजिशन कर्व लेस देन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे पास फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एकदम ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलना है, ये वी मैक्स इक्वल टू 4.35 रूट अंडर आर माइनस 67 फॉर बीजी एंड एमजी ट्रैक। ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, वी मैक्स इक्वल टू 3.6 रूट अंडर आर माइनस 60 फॉर नैरो गेज। देखिए अब मैं आपको चीज बताऊं, जो बेसिक आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह पूछते हैं, ये फॉर्मूला सीधा पूछ लेते हैं, या फिर डेटा देके इस तरह से एक कंडीशन बना के इन फॉर्मूले पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप याद रखना, कंडीशंस याद रखना, फॉर स्पीड लेस देन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये चीज बताई गई है। कहां पर? फॉर ट्रांजिशन कर्व। अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं है, ट्रांजिशन कर्व नहीं है, मतलब वहां पे जो कर्व है वो डायरेक्ट सर्कुलर कर्व वगैरह होगा, जो कि हम जनरली प्रोवाइड नहीं करते, तो वहां तो स्पीड और भी कम होगी। तो वी मैक्स विल बी 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व। समझ में आया? अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं है तो 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व। कैटेगरी थर्ड, फॉर हाई स्पीड ट्रेन, दैट इज वी ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर। हाई स्पीड है ना, ये जो हाई स्पीड ट्रेन है वी ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर, ये जनरली ग्रुप ए कैटेगरी ऑफ ट्रैक में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला दिया गया है, अब ये देखिए हाई स्पीड ट्रेन है, वी ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली जो गेज है उसमें नैरो गेज, मीटर गेज ये सब नहीं देखते, बीजी ब्रॉड गेज है ना। तो ब्रॉड गेज के लिए है ये फॉर्मूला, जो वी मैक्स का फॉर्मूला आपका 4.58 रूट अंडर आर, where r is your radius of curve in meter and v max, this is v max, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का बात कर रहा है। v max मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी, ठीक है, मतलब वो वेलोसिटी जिसके साथ ये ट्रेन उस ट्रैक के ऊपर चल सकता है, मतलब उससे ज्यादा वेलोसिटी आप उस ट्रैक के ऊपर नहीं डाल सकते, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। मैक्सिमम का मतलब यही होता है ना, एक तरह से उस पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग इस वेलोसिटी को मैक्सिमम लिमिट कर दिया गया। इससे ज्यादा वेलोसिटी आप वेलोसिटी के साथ ट्रेन को निगोशिएट नहीं करवा सकते उस पर्टिकुलर ट्रैक पे। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का बात कर रहा है, वी मैक्स, ध्यान रखिएगा, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वी मैक्स इक्वल टू 4.58 रूट अंडर आर, और फिर उधर दो टू फॉर्मूला, बस तीन फॉर्मूला यहाँ हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग सा नोट है, बनाइए, देखिए, लिखिए, मैक्सिमम स्पीड इन इंडिया। पहले देखिए स्टीम लोकोमोटिव था, तो स्टीम लोकोमोटिव के द्वारा जो मैक्सिमम स्पीड प्रैक्टिकली देखा गया, वो बीजी के लिए 96 किलोमीटर पर आवर तक देखा गया, मीटर गेज के लिए 72 किलोमीटर पर आवर तक देखा गया, और नैरो गेज के लिए 40 अप टू मैक्सिमम स्पीड जो देखा गया, ये 40 किलोमीटर पर आवर तक देखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब एक रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिएगा। कर्व, ये मतलब कर्व, ये मान लो ये आर्क है ना, एक मतलब एक सर्कल का ही कोई पार्ट होगा ना, उसी का इसी का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा मेरा दोस्त, है ना। ये दोनों एंड को पकड़ के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो, यही तो है तुम्हारा रेडियस। समझो बात को, यही तुम्हारा हो गया रेडियस। अब ये जो आपको रेडियस मिला, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड है, दिस पर्टिकुलर एंगल, यही आपका डिग्री ऑफ कर्व, या फिर इसी को हम कभी कभी डिफ्लेक्शन एंगल वगैरह भी कह देते हैं, और यही हो जाता है आपका डिग्री ऑफ कर्व। लेट्स सपोज डिग्री ऑफ कर्व इज डी डिग्री। हो सकता है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 2 डिग्री कर्व है, 3 डिग्री कर्व है, 4 डिग्री कर्व है, 5 डिग्री कर्व है, अलग अलग डिग्री ऑफ कर्व हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है?
तो ये आर्क हो गया, ये आपका डिग्री ऑफ कर्व हो गया। अब इसी से रिलेटेड इन दोनों के बीच में हमको एक रिलेशनशिप मतलब बनानी है, सिंपल सी बात है। तो देखिए इस सर्कल को कंप्लीट कर दीजिए, इस सर्कल को कंप्लीट कर दीजिए और इस एंगल को, ये डी डिग्री को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। और ये इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। अब देखिए जैसा हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करते थे, सेम कंसेप्ट इधर लगाएंगे। क्या लगाएंगे कंसेप्ट, देखिए ये जो भी आपका आर्क लेंथ है, ये जो भी आपका आर्क लेंथ है, दिस आर्क डिवाइडेड बाय डी डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ये रेशियो में चलता है, बस यही होना चाहिए, रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अब देखिए ये जो आर्क है, आर्क है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए। आर्क लेंथ, रेलवे कंस्ट्रक्शन के टाइम, रेलवे को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रैक को जब हम बनाते हैं, तो उस समय ना हम आपको चेनेज मार्किंग करते हैं, ठीक है, चेनेज मार्किंग करते हैं। तो अभी तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, अभी 30-30 मीटर का चेनेज लिया जाता है, लेकिन मैंने काम किया है 20 मीटर के चेन लेंथ में, है ना, 20-20 मीटर का चेनेज मार्किंग हमने करवा के मैंने खुद काम किया 20-20 मीटर पे। अब 30 मीटर का स्पेसिफिकेशन है। अब जनरली जो चेनेज मार्किंग हम करते हैं 30-30 मीटर पे करवाते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ दो तरह का, पहला 20 मीटर का, दूसरा 30 मीटर का, ठीक है। ये हो गया आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ बेसिकली, आर्क लेंथ देखिए 20 मीटर 30 मीटर, ये अलोंग द कर्व नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये डिग्री जो है ये कम है, जिस कारण से ये जो रिलेटिवली ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ और इनके बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये दो मतलब दो पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक आपको हॉरिजॉन्टल लेंथ मिलेगा, दिस पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ और ये लेंथ, ये जो लेंथ मिल रहा है दोनों सेम है, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ आपको मिल रही है, दिस आर्क लेंथ एंड दिस पर्टिकुलर एल, बोथ आर सेम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये मान के चलते हैं, मतलब एक कर्व को आप छोटे छोटे टुकड़े में जब काटेंगे तो जो आर्क लेंथ होगा और दो पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा वो दोनों सेम होगा। कहने का मतलब ये मान लो बहुत बड़ा कर्व इस तरह से, तो ये बहुत बड़े कर्व को एक ही बार में तो आप सर्वे नहीं कर रहे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। तो यही यही मैंने बोला, आपका 20-20 मीटर का चेनेज है या 30-30 मीटर का चेनेज है, तो मान लो ये 20 मीटर कनेक्ट किया, है ना, फिर ये 20 मीटर, फिर ये 20 मीटर, फिर ये 20 मीटर। तो ऐसे केसेस में ये 20 मीटर के लिए ये आर्क लेंथ और ये चेन लेंथ दोनों सेम, ये एजम्पशन यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। आर्क लेंथ एंड चेन लेंथ बोथ आर एज्यूम्ड टू बी सेम। तो जब आप आर्क लेंथ और चेन लेंथ दोनों को सेम एज्यूम करवाएंगे, है ना, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दो फॉर्मूला कैसे, वो कैसे निकलेगा, देखिए एक हम फॉर 20 मीटर चेन लेंथ, फॉर 20 मीटर चेन लेंथ, और 20 मीटर चेन लेंथ जो हमको फॉर्मूला मिलेगा, आप सीधा यहाँ पे 20 पुट करिए, 20 डिवाइडेड बाई आपका क्या था, डी डिग्री था, है ना, डी डिग्री एंगल सबटेंडेड, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमको एक फॉर्मूला निकलता हुआ नजर आएगा, दैट विल बी आर इक्वल टू 1146 डिवाइडेड बाई डी डिग्री। तो डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व के बीच में ये रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ नजर आता है, कब, जब चेन लेंथ आपका 20 मीटर हो। तो इससे पहले बहुत पुराने पहले के जो क्वेश्चंस होते थे, तो इस रिलेशनशिप को यूज करके क्वेश्चंस सॉल्व होते थे। बट अब स्पेसिफिकेशन चूंकि चेंज हो गया है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके डिजाइन होंगे फॉर 30 मीटर चेन लेंथ आपके डिजाइन होंगे। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर वाला चीज भी आपको बता दिया, वो फॉर्मूला भी आपने देखा होगा किताबों में, है ना। तो जब पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उससे सॉल्व करना सॉल्व हो जाएंगे, जब नए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये 30 मीटर वाला चेन लेंथ को कंसिडर करते हुए आप सॉल्व करना। जो अभी रिसेंट डे में पुराने क्वेश्चन कहने का मतलब है आप 2000 से पहले का क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो वहां पे 20-20 मीटर का आपको दिखेगा। अभी नए में अभी रिसेंटली जितने भी हैं 2000 या 2010 तक ले लो, 2010 से पहले के क्वेश्चंस पे भी वो 1146 वाले आपको दिख जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी जो जितने भी नए नवेले क्वेश्चंस आ रहे हैं सब 30 मीटर चेन लेंथ पर बेस्ड है। तो यहाँ पे 30 पुट करिए, डी डिग्री ऑफ कर्व पुट करिए, 2 पाई आर पुट करिए, ये चीज तो सेम रहेगा, और यहाँ 360 पुट कर दीजिए। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप आएगा, आर इक्वल टू 17
1718 इसको हम 1720 राउंड फिगर बना देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन बाई डी डिग्री। तो अगर आपको डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, अगर आपको डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, बोल दिया कि इतना डिग्री ऑफ कर्व है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो उसका रेडियस आप तुरंत पता लगा लोगे फटाक से बाई अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। जस्ट 1720 से डिग्री ऑफ कर्व को डिवाइड कर दीजिए, ये जो रेडियस आपको निकल के आएगी ये मीटर में निकल के आएगी, आएगी है ना। तो रेडियस किस में निकल के आएगी, कैलकुलेट होके आएगी मीटर में। नोट इट डाउन। तो ये रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है और अभी हम आजकल इस वाले को यूज करते हैं। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे चाहे ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल, इस पर बेस्ड होगा, ठीक है। अगर अलग से वो स्पेसिफाई किया है कि चेन लेंथ 20 मीटर है तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, यू विल बी बाउंड टू यूज दैट एवर फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। बाकी जो मेन रिलेशनशिप है वो आपका मेन रिलेशनशिप ये है, ये रेशियो, वो रेशियो आपको अगर वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, ये रेशियो आपको समझ में आ गया, तो अब कितना भी आर्क लेंथ हो यार, 25 मीटर का दे दे, 18 मीटर का दे दे, 15 मीटर का दे दे, यू विल फाइंड आउट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्व एंड डिग्री ऑफ कर्व, और इजीली जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट इट डाउन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, नोट करिए इसको अच्छे से, नोट बना के लिखिए। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व इन इंडिया इज लिमिटेड एज फॉलो। ओके, जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व है उसको लिमिट किया गया है। बीजी ट्रैक के लिए 10 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। एमजी ट्रैक के लिए 16 डिग्री, नैरो गेज ट्रैक के लिए 40 डिग्री तक आपका डिग्री ऑफ कर्व आप डाल सकते हैं। देखो अभी जो रिलेशनशिप हमने देखा वहां पर आप देख रहे हैं रेडियस इक्वल टू, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कर्व। कहने का मतलब है, समझिए बात, अगर आपका डिग्री ऑफ कर्व ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्व कम होगा, और रेडियस ऑफ कर्व अगर छोटा है, कहने का मतलब वो कर्व किसी एक सर्कल का हिस्सा है ना, तो अगर रेडियस ऑफ कर्व छोटा तो आप कंपेयर करिए ये एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ठीक है। इसका रेडियस छोटा, पहले वाले का R1 रेडियस है, इसका रेडियस है R2 मान लो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, तो रेडियस किसका छोटा, रेडियस R1 का छोटा। तो इसमें होगा क्या, फॉर सेम लेंथ, आप सेम लेंथ लेके चलो कि आप एक छोटे रेडियस के साथ सेम लेंथ कवर कर रहे हैं, एक बड़े रेडियस के साथ सेम लेंथ कवर कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर लेंथ है ना। तो मुझे ये बताइए कर्वेचर किसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, छोटे रेडियस वाले में। तो वहां पे सुपर एलिवेशन वगैरह बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिकली वहां पे प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला है ना, जो सुपर एलिवेशन का हम डिजाइन करवाएंगे तो वहां पे फॉर्मूलेस कुछ ऐसे निकल के आते हैं। अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद सुपर एलिवेशन वगैरह ही हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे निकल के आता है कि बेस्ड ऑन स्पीड जब हम सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं गेज वगैरह का डिस्टेंस पुट करने के बाद, तो 1.5-2 मीटर का भी सुपर एलिवेशन आपको दिखता है। अब गेज ही 1.676 मीटर का है बीजी ट्रैक के लिए, लेट्स सपोज अब वहां पे 1.5 मीटर की भी सुपर एलिवेशन आ गई, मतलब आउटर ट्रैक को मान लीजिए इस तरह से कर्व है, तो ये आउटर ट्रैक हो गया, ये इनर ट्रैक, तो इनर ट्रैक के रेस्पेक्ट में आउटर ट्रैक को 1.5 मीटर एलिवेट करना है, क्या ये पॉसिबल है? ट्रेन ऐसा चलेगा, ट्रेन मतलब जो मौत का कुआं होता है वैसा घूमना है, तो देखिए ट्रेन है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसलिए आपका एक लिमिट होना चाहिए किसके ऊपर, डिग्री ऑफ कर्व के ऊपर, तो ये आपका लिमिट है डिग्री ऑफ कर्व के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नोट इट डाउन। बस रीजन इतना कि कर्वेचर ज्यादा होते चलता है एज डिग्री ऑफ कर्व इंक्रीजेस, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व इंक्रीजेस, कर्वेचर इंक्रीजेस, कर्वेचर इंक्रीजेस, वही बात मतलब है ना, डिग्री ऑफ कर्व बढ़ रहा मतलब कर्वेचर बढ़ रहा है, क्यों, रेडियस डिक्रीजेस। अब कर्वेचर इंक्रीजेस मतलब वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह वो सब चीज ज्यादा होगा, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमको ज्यादा कैंट या ज्यादा सुपर एलिवेशन वगैरह प्रोवाइड करना होगा, तो हो सकता है किसी किसी केस में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है। तो एक लिमिट लगाई गई है, ये नोट इट डाउन। एक रिलेशनशिप और हमें देखना पड़ता है यहाँ से फॉर्मूले, ये इसका जो फॉर्मूला है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, रेडियस एंड वर्साइन ऑफ कर्व। वर्साइन ऑफ कर्व क्या है पहले देख लीजिए, ये मान लीजिए एक सर्कुलर कर्व है, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा होगा, तो ये सेंटर है
ओ मान लीजिए, तो ये भी उसका रेडियस, ठीक। इधर भी आपको इसका रेडियस देखने को मिल जाएगा, ये भी उसका रेडियस आर, है ना। अच्छा ये थोड़ा डाउन हो गया, कोई बात नहीं यार, अपन सेंटर को ही डाउन कर देते हैं इधर से, ठीक है। ये आपका सेंटर वाला पॉइंट हो गया, दिस इज योर सेंटर, ओके। लेट्स सपोज सेंटर इज ओ। नाउ यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को, जो कर्व का एंड है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इनको कनेक्ट अगर करेंगे हम, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से, तो उस लाइन को हम कहते हैं बेसिकली कॉर्ड लेंथ, है ना, या कॉर्ड हम कहते हैं। दिस इज योर कॉर्ड, कॉर्ड लेंथ, ठीक है। अब ये जो आपका एंगल मिल रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो एकदम बीचों बीच पास हो रही है ना, तो ये हमने बाइसेक्ट कर दिया। जिसमें ये जो भी एंगल है अल्फा बाई 2 हो गया, ये भी अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं वर्साइन ऑफ कर्व, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी, तो ये सी डी जो है इसी को हम बोलते हैं वर्साइन ऑफ कर्व वी। और एक चीज ये देखिए, ये जो ओसी है, ओसी, ये भी आपका कहीं ना कहीं रेडियस ही है, ओके। ओसी इज ऑल्सो इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द कर्व। और ये सीवी, सॉरी सीडी जो है, इसी को हम कहते हैं वर्साइन, वर्साइन ऑफ कर्व ए सी बी, ठीक है, वर्साइन ऑफ कर्व ए सी बी। तो रेडियस और वर्साइन के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपको इस तरह से कुछ निकल के आती है कि वर्साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व इज इक्वल टू 12.5 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें जो वर्साइन आपको कैलकुलेट होके आएगी, वर्साइन ये आपका सेंटीमीटर में कैलकुलेट होके आएगी, ठीक। जो आपका सी है, कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ ये मीटर में, और रेडियस, रेडियस ये भी मीटर में, है ना, ये भी मीटर में, कॉर्ड लेंथ भी मीटर में। तो ये आपको फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ओके। ये वर्साइन ऑफ कर्व, कर्व इक्वल टू कितना, मतलब कुछ भी दे रखा होगा, इनमें से कोई एक डेटा पूछेगा। या फिर इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला आपका ये था कि जो वर्साइन ऑफ कर्व होता है v, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r, 8 टाइम्स r। तो ये सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r, इसमें क्या है, ऑल इन मीटर, सभी डायमेंशन मीटर में है, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर, ठीक है। तो ये अब इसी में अगर आप वर्साइन ऑफ कर्व को सेंटीमीटर में आंसर चाहते हो, उस ओरिएंटेशन में उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला आपको चेंज करना है, तो इस तरह से फॉर्मूला बन के आ जाती है। मतलब v बाई 100 कर दीजिए बस, और फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दीजिए v बाई 100 करके, तो वर्साइन सेंटीमीटर में आ जाएगी, है ना, बाकी सबको रहने दीजिए मीटर में। तो आपका इस तरह से फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके आ जाएगा कि वर्साइन इक्वल टू 12.5 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है, नोट इट डाउन। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट है। सुपर एलिवेशन कैंट, या इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ई से, सुपर एलिवेशन को ही हम कैंट कहते हैं। देखिए हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो हाईवे वाला सेक्शन हमने पढ़ाया था, वहां पर सुपर एलिवेशन या कैंट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया था, डेरिवेशन भी करवाया था एक फॉर्मूला का, है ना। फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसा आ रहा था, एक फॉर्मूला अगर हाईवे वाला, वो फॉर्मूला को अगर अभी कुछ नहीं लिखना, मैं लिखवाऊंगा, मैं जो बोलूंगा उतना ही आपको, उतना पोर्शन ही लिखना है। अभी कुछ मैं आपको बेसिक चीजें मैं समझाऊंगा, उसको समझते चलिए, एक पिक्चर क्लियर होगी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिलेटेड टू सुपर एलिवेशन। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, सुनते चलिए। देखिए एक फॉर्मूला मैंने हाईवे में आपको डिराइव करवाया था, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, है ना। इसी को यूज करके हम सुपर एलिवेशन के लिए डिजाइन करते थे हाईवे में। तो जहां पर ये जो E है, ये होता था आपका सुपर एलिवेशन का वैल्यू, ये F क्या है, लेटरल डायरेक्शन में, हाईवे के ऊपर लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ठीक है। ये इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी मतलब स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन दी व्हेन द व्हीकल इज नेगोशिएटिंग ओवर द कर्व, एंड जी मतलब आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व। ये रिलेशनशिप होती थी। तो ये रिलेशनशिप हम हाईवेज में यूज करते थे, हाईवे, ठीक है। तो रेलवे में भी सेम चीज को कैरी करता हुआ, मतलब सेम चीज को हम कैरी करेंगे, सेम चीज आपको नजर आएगी, बट यहाँ पे एक चेंज है, छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या है कि ये जो फ्रिक्शन है एफ,
is neglected in railway. F is neglected in railways. क्यों? देखो यार, हाईवे में पहिया जो होता है उसका विड्थ ज्यादा, गाड़ी का पहिया का विड्थ ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा, रोड पे ग्रिप ज्यादा, फ्रिक्शन भी ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। तो वहां पे हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते थे, समझ में आ रहा है? वहां पे हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते थे। बट रेलवेज के केस में क्या होता है, जो व्हील है उसका विड्थ एक तो कम, और व्हील और ट्रैक के बीच में जो कांटेक्ट एरिया रहती है वो भी बहुत कम, इसलिए लगभग ये जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है ये लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? प्लस हाईवे में देखिए दो मटेरियल अपना अलग अलग तरह का था, ठीक है, रबड़ है जो टायर है, प्लस जो पेवमेंट है वो दोनों मटेरियल अलग अलग तरह का है। यहाँ पे दोनों चीज सेम है, समझ रहे हो बात को? इन्हीं सब कारणों के कारण ये फ्रिक्शन वाला इफेक्ट हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब तो आप ये समझ गए कि फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड इन रेलवे। एफ माने फ्रिक्शन, ठीक है, इसको मैं कंप्लीटली लिखता हूं, एफ मीन्स फ्रिक्शन। ओके, अब सुनिए बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो आप ये वाला जो पोर्शन हमने लिखवाया एक पीस, इसको आप लिख लीजिए, आप हेडिंग डाल दीजिए सुपर एलिवेशन कैंट या ई, उसके बाद ये वाला पीस एक नोट में लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए पहले। अब देखिए कॉन्सेप्ट इसका सीखते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत सा ट्रेन कर्व को निगोशिएट करता हुआ आपको दिख रहा है, पहली बात आपने ऑब्जर्व किया कर्व को निगोशिएट कर रहा है, वेरी गुड। लेकिन आपने देखा कि ये जो कर्व है इसका ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे आउटर साइड, और वो जो उसके उधर वाला जो साइड है उसको हम बोलते हैं इनर साइड। तो आउटर और इनर साइड आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो व्हीकल है टिल्टेड है। वाई इट इज टिल्टेड? इट इज टिल्टेड मीन्स जो आउटर साइड है उसका एलिवेशन या उसका रेड्यूस लेवल इनर साइड के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए व्हीकल इज टिल्टेड। अब ये चीज हम क्यों करते हैं, यही हमें सीखना है, यही कंसेप्ट हमें सीखना है, और यही जो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, द लेवल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर ट्रैक, इसी को हम बोलते हैं कैंट या सुपर एलिवेशन, बस। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हम देखेंगे। फॉर्मूला आपका यही कैरी होगा, बस यहाँ पे एफ को हम नेग्लेक्ट कर देंगे रेलवे के केस में, बाकी E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये जो फॉर्मूला है इसी कंसेप्ट को कैरी करता हुआ हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए हम एक अब कंसेप्ट को इसको देखते हैं। देखिए एक एक करके समझेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, समझिएगा, बहुत जरूरी है। इधर गया, हाँ नोट, एक नोट में समझेंगे। देखिए इमेजिन करिए कि इस तरह का एक कर्व है, इस कर्व का कोई एक रेडियस है। अब ये जो कर्व है ये ट्रैक है ना, इसका कोई एक रेडियस है, इस पे ट्रेन चलनी है। नाउ इमेजिन करिए कि आपने सुपर एलिवेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है। लेट इमेजिन कि आपने सुपर एलिवेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है। जब सुपर एलिवेशन वगैरह ट्रैक पे आपने प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब इनर रेल एंड आउटर रेल दोनों सेम लेवल पे है। अभी इनर रेल और आउटर रेल दोनों सेम लेवल पे हैं, मतलब सुपर एलिवेशन हमने प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन नॉट प्रोवाइडेड। ओके, मैं आपको प्लान बना के समझा रहा हूं, ठीक है। आप प्लान समझिएगा कि आप टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं चीजों को, आप समझ जाइएगा। आप समझिए कि ये कोई ट्रेन निगोशिएट कर रहा है, ये ट्रेन का एक कोई डब्बा है, कोई एक सिंगल डब्बा लेके चल रहा है, लेट्स सपोज, मान लिया जाए यार, मानने में क्या, या फिर कोई एक व्हीकल है, मान लो कुछ भी मान लो, एक व्हीकल है, एक कर्व ट्रैक पे वो ट्रेवल कर रही है, निगोशिएट कर रही है, जहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो होता क्या है, कर्व पे जब वो निगोशिएट करती है तो यहाँ पे एक फोर्स व्हीकल के ऊपर लगता हुआ दिखता है, नजर आता है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये व्हीकल का जो सीजी होगा, जैसे कोई भी व्हीकल है, कोई भी बॉडी है यार, उसका अपना एक सीजी होता है, तो इसके सीजी से एक फोर्स बाहर की ओर लगता हुआ नजर आएगा, जिसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इसका सीजी जो भी है, लेट्स सपोज यहाँ पर सीजी है, तो इसके सीजी से बाहर की ओर आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स हमको लगता हुआ व्हीकल के ऊपर नजर आएगा, जिसको हम कहेंगे पी, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये व्हीकल के बॉडी के ऊपर लग जाएगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, लैटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये लैटरल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में चल रही है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल, उसको मान लिया। तो ये लैटरल डायरेक्शन में लग रही है, और वो भी आउटवर्ड, एक फोर्स बॉडी के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है आपको, जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड हम कुछ इस तरह से लिखते हैं,
mv स्क्वायर अपॉन r. दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल एक्ट ऑन द बॉडी. तो चूंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस कारण से क्या होगा, देखिए जो ट्रेन है उसका इमेजिन करो, ट्रेन का बॉगी इमेजिन करो, उसका इनर ट्रैक के ऊपर पहिया होगा, आउटर ट्रैक के ऊपर भी पहिया होगा, उसका व्हील होगा. तो हम जनरली क्या चाहते हैं, कोई भी जैसे ट्रेन चल रही है स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर, तो उस समय हम ये चाहते हैं कि जो लोड है ना ट्रेन के ऊपर, जो भी लोड है वो दोनों ट्रैक के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, दोनों ट्रैक के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे. बट अब ऐसे केस में जब वो कर्व लोकेशन पे आ गई है ना, तो वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रेन के बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लगने लगा. अब इस केस में क्या होता है, जो फोर्स है, फोर्स बैलेंस इक्वल नहीं रहता है दोनों ट्रैक के ऊपर. चूंकि यहाँ पे लेटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है ट्रेन के बॉडी के ऊपर, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस कारण से जो आउटर व्हील्स है उसके नीचे जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इनर व्हील्स. जब आउटर व्हील्स के ऊपर फोर्स ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इनर व्हील्स, तो ओवर टर्निंग का चांस होता है. देयर आर चांसेस ऑफ ओवर टर्निंग, ट्रेन पलट जाएगी. ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, चांस ऑफ ओवर टर्निंग बन जाती है, डेवलप हो जाती है, क्योंकि लोड जो है वो बैलेंस नहीं है फिर दोनों रेल्स के ऊपर. ठीक है, आउटर व्हील्स के ऊपर लोडिंग ज्यादा आ रही है तो ट्रेन आपका ओवरटर्न कर जाएगा. तो इस चीज से हमें बचानी है. तो इस चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं. सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, इनर रेल के कंपैरिजन में आउटर रेल का एलिवेशन को बढ़ाते हैं. जब हम इस तरह से करते हैं तो इस कारण से क्या होता है, एक फोर्स फिर और एक डेवलप होता हुआ नजर आता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बॉडी के सीजी से ही, ये जो सेंटर ऑफ दिस कर्व है इसके सेंटर की ओर डेवलप होता हुआ नजर आता है. इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. अच्छा, इसको एक काम करते हैं, अब जो हमने पहले आपको बताया सुपर एलिवेशन नॉट प्रोवाइडेड, अब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड कर देते हो तो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है जो कि बॉडी के सीजी से कर्व के सेंटर की ओर लगता है ना. तो इसलिए ये ऊपर का जो शीर्षक मैंने लिखा है, जो हेडिंग लिखा है, सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, इसको एलिमिनेट कर देता हूं. बस आप इसको एज ए कंसेप्ट है ना आप नोट करते हुए चलिए. तो जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे, व्हेन कैंट इज प्रोवाइडेड, तो बॉडी के सीजी से इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स हमें नजर आएगा, दिखेगा, जिसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, और हम क्या कोशिश करेंगे, सुपर एलिवेशन को कुछ इतना हम प्रोवाइड करें कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले. जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब इस ट्रेन के ऊपर लैटरल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. इस ट्रेन के ऊपर लैटरल डायरेक्शन में किसी तरह का फोर्सेस नहीं लग रही होंगी. जब इस ट्रेन के ऊपर लैटरल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा होगा, पहले तो ये समझो, मतलब लैटरल डायरेक्शन में फोर्स जीरो, मतलब लैटरल डायरेक्शन में फोर्स जीरो कहने का मतलब क्या, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब लैटरल डायरेक्शन में फोर्स जीरो, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को. सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट बेसिकली क्यों हुई है, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड सुपर एलिवेशन और वी हैव प्रोवाइडेड कैंट, इसलिए इसको हम सुपर एलिवेशन फोर्स भी कहते हैं कभी कभी. ओके, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि बॉडी के सीजी से जो रेडियस ऑफ कर्व है उसके तरफ लग रहा होगा, इनवर्ड साइड लग रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी के सीजी से आउटवर्ड तरफ लग रहा होगा, तो सुपर एलिवेशन या कैंट प्रोवाइड करने के कारण हम ये दोनों फोर्स को बैलेंस करवाने का कोशिश करते हैं. जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो लेटरल डायरेक्शन में जो फोर्स है, नेट फोर्स ऑन दी बॉडी जीरो. ऐसा नहीं है कि बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, कर्व पे जब निगोशिएट करता है बॉडी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, बट लेटरल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जिस कारण से स्टेबिलिटी बनी रहेगी. ना अब आउटवर्ड साइड जाएगा ना अब इनसाइड जाएगा. समझ में आ रहा है, तो एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उस स्टेबिलिटी के साथ फिर ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन है आपका इजीली निगोशिएट कर लेगा. जब अब इस केस में जब ट्रैक के ऊपर ट्रेन निगोशिएट कर रहा होगा तो जो आपको वेलोसिटी दिखेगा वो वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दिखेगा. क्यों, मास आपका कांस्टेंट है, रेडियस आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ द व्हीकल आपका कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द कर्व आपका कांस्टेंट, फोर्स आपने दो बैलेंस कर दिया सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करके, तो फिर आपको नजर आएगा कि ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उस कर्व के ऊपर निगोशिएट कर रहा है इजीली. समझ में आ रहा है.
तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है बॉडी के ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए हम फिर सुपर एलिवेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से एक सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि उस व्हीकल का, उस ट्रेन का स्टेबिलिटी बने रहे व्हेन दैट व्हीकल इज निगोशिएटिंग ओवर द कर्व। और जब हम कैंट या सुपर एलिवेशन को कुछ इतना प्रोवाइड करते हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, इसको बोलेंगे क्या? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है, कहीं ना कहीं वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होगा। यही बात होता है ना, इसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जब ये सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस होंगे, तो इस केस के करस्पॉन्डिंग होगा क्या? जो दोनों रेल है ना, उसके ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। जैसा स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था, अब वो केस यहां पर फिर आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा कि दोनों रेल्स के ऊपर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल था। पहले क्या हुआ था? लोड डिस्ट्रीब्यूशन आउटर व्हील पे ज्यादा, आउटर ट्रैक पे ज्यादा हो गया था, इसलिए ओवरटर्निंग की चांस थी। अब आपने कैंट प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करते करते जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको आपने बैलेंस करवाया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करवाते हुए आपने बैलेंस करवाया है। जब बैलेंस करवाया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हुई। अब इस केस में दोनों ही ट्रैक के ऊपर जो लोडिंग है वो फिर इक्वल होने लगेगा। जब इक्वल होने लगेगा तो ना इनसाइड टिल्टिंग का, ना ओवर टर्निंग का, किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। और व्हीकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उस कर्व के ऊपर निगोशिएट कर लेगी। वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या? जो वेलोसिटी आपने उस कर्व के लिए प्रोवाइड किया, जो वेलोसिटी आपने उस कर्व के लिए डिजाइन किया है, उस वेलोसिटी के साथ निगोशिएट करेगा। एक डिजाइन वेलोसिटी भी तो, मतलब एक वेलोसिटी भी तो हम डिजाइन करते हैं। तो अब देखिए, अब इस चीज को उल्टा आप ऐसे भी सोचिए कि कोई एक कर्व है, ठीक है, आपने ये सब चीज किया है ना, डिजाइन वगैरह कर लिया एक पर्टिकुलर एक कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। वो कौन सा वेलोसिटी हम चूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रैक के ऊपर एक ही ट्रैक है, उसके ऊपर अलग अलग तरह का व्हीकल चलता है। कभी उसी ट्रैक के ऊपर गुड्स चलेगा, पैसेंजर चलेगा, एक्सप्रेस चलेगा, सुपर फास्ट चलेगा। ऑब्वियसली ये बात है कि अलग अलग व्हीकल्स के जो स्पीड है वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग व्हीकल्स के जो स्पीड है वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम एक एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं सभी व्हीकल्स का, कि इतने सारे गुड्स ट्रेन गए इतने स्पीड के साथ, इतने सारे पैसेंजर ट्रेन गए इतने स्पीड के साथ, इतने सारे सुपर फास्ट गए इतने स्पीड के साथ, इतने सारे मतलब बुलेट ट्रेन निकले या जो भी निकले, वंदे भारत निकले इतने स्पीड के साथ। सबका एक एवरेज स्पीड या फिर उसको बोलते हैं वेटेड स्पीड, वो निकालते हैं। उस वेटेड स्पीड या एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग हम फिर ये कर्व को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो वो एवरेज स्पीड एक आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, उस एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग ही हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या फिर एक्चुअल कैंट या फिर एक्चुअल सुपर एलिवेशन का नाम दे देते हैं। अब मान लीजिए कोई ट्रेन है जो कि, देखिए, चूंकि ये स्पीड एवरेज आपने कर दिया है तो ऑटोमेटिकली ये बात होगी, कुछ ट्रेन ऐसे होंगे जो जिनके स्पीड इस एवरेज स्पीड से ज्यादा होगा होगा ऑब्वियसली होगा, है ना। कुछ ट्रेन ऐसे भी होंगे जिनका स्पीड इस एवरेज स्पीड से कम होगा, हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कुछ ट्रेन का स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा है ना, तो देखिए ये आपका मान लो सेंटर ऑफ कर्व है, सेंटर ऑफ कर्व है, ये आपका कर्व निगोशिएट कर रहा है। ठीक है, ये आपका, एक जस्ट मिनट, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, समझिएगा। ये आपका सेंटर ऑफ कर्व, ठीक है, और ये आपका कर्व। नाउ लेट्स सपोज, जैसा पहला केस, इस कर्व को आपने डिजाइन किया है एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए जिसको कहा है एवरेज स्पीड, वी एवरेज। इसी के करस्पॉन्डिंग आप आपने वहां पे, गर्मी बहुत है यार, है ना, कितना एसी चलाएंगे दिन भर, एसी 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 फील हो जाता है। तो इसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग आपने वहां पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है जिसको हम कहते हैं ई एक्चुअल। ठीक है, अब कोई व्हीकल अगर इस एवरेज स्पीड के साथ ही निगोशिएट कर रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूंगा, ट्रैक के ऊपर ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज पूछता है, ताकि हमने वहां पे बता रखा था, देखो, वियर एंड टियर ऑफ रेल्स वहां पे बता रखा था। जब कर्व पे निगोशिएट करता है व्हीकल, तो कभी आउटर व्हील पे लोड ज्यादा, है ना, या कभी इनर व्हील पे लोड ज्यादा, तो वो केस मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपने इस कर्व को डिजाइन कर रखा है एक एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग, जिसके करस्पॉन्डिंग आपने ई एक्चुअल या फिर एक्चुअल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है, या फिर उसको हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कहते हैं, वो चीज आपने प्रोवाइड कर रखा है। कुछ ट्रेन ऐसे होंगे जिनका स्पीड इस एवरेज स्पीड से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा है तो वो इस तरह से आपको बाहर की ओर ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। क्यों? अगर, ऑब्वियस सी बात है, अगर एवरेज स्पीड ज्यादा है
समझिए स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या वो बाहर की ओर शिफ्टेड होगा ना यार उस पे। इस चीज को फॉर्मूला से आप ऐसे समझ सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी हमने आपको दिया था एक E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक है, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला। अभी समझो इस फॉर्मूला से कंपेयर करो, देखो आपने E जो प्रोवाइड किया है वो वी एवरेज के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है। नाउ अगर वी एवरेज से ज्यादा, ठीक है, ये आपने ई एक्चुअल प्रोवाइड कर रखा है ट्रैक के ऊपर जो रियली फील्ड पर है, ये चीज आपने ये सुपर एलिवेशन ये कैंट प्रोवाइड कर रखा है। अब कोई व्हीकल अगर इस एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पे चलता है, ज्यादा वेलोसिटी पे चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिर जब उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग अगर सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करोगे तो वो तो ई एक्चुअल से ज्यादा आएगा ना यार, है ना। क्यों? सुपर एलिवेशन इज वेरिंग विद स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो सुपर एलिवेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने प्रोवाइड कर रखा है ई एक्चुअल। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा, व्हीकल व्हीकल पे जो आउटवर्ड उसका आउटवर्ड व्हील है उस पर ज्यादा फोर्स रहेगा, और वो कहीं ना कहीं आउटसाइड डायरेक्शन में या फिर लैटरली आउटसाइड डायरेक्शन में उस पर एक अनबैलेंस फोर्स रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो बॉडी बाहर की ओर भागती हुई नजर आएगी, ये कंडीशन बन सकता है। एट द सेम टाइम जब इक्विलिब्रियम स्पीड या फिर एवरेज स्पीड से कम के स्पीड पर व्हीकल आपका निगोशिएट करेगा इस कर्व को, तो वो फिर सेंटर की ओर आता हुआ आपको नजर आएगा ऐसा। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जो व्हीकल का इनर रेल है इसके ऊपर फोर्स ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्पीड से कम की स्पीड पे उस कर्व को निगोशिएट कर रहा है, मतलब जिस स्पीड के लिए उस कर्व को डिजाइन किया गया है उस स्पीड से कम के स्पीड पे उस कर्व को ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब इनर जो ट्रैक है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स रहेगा। तो जिस ट्रैक के ऊपर ज्यादा फोर्स उसका वियर ज्यादा, समझे। तो वियरिंग जो हमने वहां पे लिखाया था वियर ऑफ रेल्स, तो अब यहाँ वहां पे ये कंडीशंस मैंने आपको दे रखा था फोर्स अनबैलेंस का, तो ये फोर्स अनबैलेंस का कंडीशन समझ गए। हम जो कर्व डिजाइन करते हैं ये एक एवरेज स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं जो रियलिटी है। जब एवरेज स्पीड के लिए हमने डिजाइन किया है तो वहां पे जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया उस सुपर एलिवेशन हो सकता है किसी कुछ लोकोमोटिव्स के लिए कुछ ट्रेन के लिए सेटिस्फाई ना करे, कुछ के लिए सेटिस्फाई करे। क्यों? अगर वो उनका स्पीड अगर इस एवरेज स्पीड से डिविएट करता है, वेरी करता है, तो फिर ये कंडीशंस डेवलप होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आप आप समझ पा रहे हैं कि कब किस केस में आउटर ट्रैक के ऊपर ज्यादा लोड होगा और किस केस में इनर ट्रैक के ऊपर ज्यादा लोड होगा, है ना। तो इफ v ग्रेटर देन v एवरेज, तो आउटर रेल के ऊपर, ठीक है, ज्यादा लोड होगा, आउटर रेल पे ज्यादा लोड होगा, लोड ज्यादा। इफ v मतलब जो वेलोसिटी के साथ जो ट्रेन है वो इस कर्व को निगोशिएट कर रहा है वो वेलोसिटी, इफ v लेस देन v एवरेज, इसलिए इनर रेल्स के ऊपर लोड ज्यादा होगा। इसलिए आप एएलपी को देखेंगे, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं वो बेसिकली उस कर्व का जो डिजाइन स्पीड होता है ना, उनको वो मालूम होता है क्योंकि वो उसी रूट पे सालों साल से चल रहे हैं, तो उनको मालूम है कि इस कर्व का डिजाइन स्पीड ये है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर उस पर चलता है, एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते हुए चलता है, अपना डिजाइन स्पीड को मेंटेन करते हुए चलता है। समझ में आ रहा है? ताकि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या टिल्टिंग का, इनसाइड टिल्टिंग का, या फिर ओवरटर्निंग का, किसी भी तरह का प्रॉब्लम जनरेट ना हो, और वो एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी के साथ उस कर्व को निगोशिएट करता हुआ नजर आता है अपने को। समझ में आई बात? तो ये सारा कुछ कंसेप्ट है, इसको अगर लिखना है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप समझ रहे होंगे ये सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब आपने सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड किया, व्हीकल कर्व को निगोशिएट कर रहा है, तो लैटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई, जिस कारण से ओवर टर्निंग का चांस था, उस कारण से आपने कैंट प्रोवाइड किया, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है उस चीज को सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उसको जनरेट करवा के हम बैलेंस कर पाए। तो रेलवेज में जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम जनरेट करवाते हैं वो सुपर एलिवेशन या कैंट प्रोवाइड करके जनरेट करवाते हैं। हाईवेज में जो हम जनरेट करवाते हैं वहां पर आपका सुपर एलिवेशन भी है, फ्रिक्शन भी है, दोनों चीज आता है, जो दोनों चीजों के कारण कहीं ना कहीं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है ना। जो और एक चीज, हाईवे में जो लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है कितना, 0.15, ये चीज बार बार पूछा जाता है कि नहीं। तो ये चीज को, ये वैल्यू को ध्यान रखिएगा, ये चीज पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो
वो चीज थी। तो हम बेसिकली इन फोर्सेस को बैलेंस करवाने का कोशिश करते हैं ताकि लैटरल डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स ना रहे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इन दिस। ठीक है, चलिए अब एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा, फिर उसके बाद आगे के एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इस चीज को बना लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो जनरेट हो रही है वो कैंट प्रोवाइड करने के कारण जनरेट होती है रेलवेज में। यहाँ फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं, इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखना चालू करिए। सुपर एलिवेशन का डेफिनेशन लिखिए, उन सब चीजों को लिखा होगा, फिर सुपर एलिवेशन का डेफिनेशन लिखिए, डायग्राम वगैरह बना रखा होगा आपने, लिखिए आगे। जो चीज अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which act in laterally outward direction over the vehicle when it negotiate a curve which have tendency to overturn the vehicle, okay, vehicle overturn the vehicle। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा मेरे दोस्त, है ना, फुल स्टॉप दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे आप फुल स्टॉप दीजिए इसके बाद। ठीक है, फुल स्टॉप, ओवरटर्न दी व्हीकल, फुल स्टॉप। आउटर रेल ऑफ द ट्रैक इज रेज्ड बाय ई टू इंट्रोड्यूस दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। आउटर ट्रैक ऑफ द आउटर रेल ऑफ द ट्रैक, है ना, जो ट्रैक है उसका आउटर रेल जो है इज रेज्ड बाय ई टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रीपिटल फोर्स, कॉमा व्हिच एक्ट इन लैटरली इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, comma which balance centrifugal force and allow smooth, comma safe movement of vehicle या train over the track. This is your super elevation. The elevation provided to outer track with respect to inner is called as cant या super elevation। समझ गए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ई। ठीक, नोट लिखिए, कुछ नोट लिखिए। सुपर एलिवेशन अगर हम प्रॉपर वे में प्रोवाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो क्या होता है, डीरेलमेंट से प्रिवेंट होता है। ओवरटर्निंग मतलब क्या, डीरेल हो गया ट्रेन, है ना, तो डीरेलमेंट से प्रिवेंट होता है, तो एक्सीडेंट से बचाता है। देखिए अभी जो हमने वो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया, तो वहां से यही आपने आपको क्या समझ में आया, या तो कभी जो मतलब जो स्पीड के लिए डिजाइन किया गया, अगर उस स्पीड से ज्यादा या कम पे व्हीकल ट्रेवल करता है तो व्हीकल जो व्हील लोडिंग है वो अनबैलेंस होगी, कभी इनर पे ज्यादा कभी आउटर पे ज्यादा। तो जिस मतलब अगर कहीं पर ज्यादा लोडिंग है उस कारण से उस रेल का वियर एंड टीयर होगा ज्यादा। प्लस जैसे कर्व के ऊपर ये टेंडेंसी होती है, उतना परफेक्टली कोई भी नहीं चलाता, कुछ ना कुछ कभी ना कभी थोड़ा स्पीड में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे केसेस में और ये ऑब्वियस सी बात है, कभी थोड़ा लेटरल शिफ्ट करेगी आउटवर्ड या कभी इनवर्ड, है ना, लोड अनबैलेंस होगा। तब जब लेटरल आउटवर्ड या इनबैलेंस शिफ्ट होगी तो व्हील का जो फ्लेंज होता है, व्हील का जो फ्लेंज होता है ये रेल के रनिंग फेसेस से कांटेक्ट में आ जाते हैं। और खास करके ये जनरली देखा गया कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जनरली ज्यादा टेंडेंसी होता है शिफ्ट करने का। तो व्हील का जो फ्लेंज है वो रेल के जो आउटवर्ड रेल है उसका जो इनर फेस है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। जब कांटेक्ट में आ जाएगा फिर एक वेलोसिटी के साथ ट्रेन जब कर्व को निगोशिएट करेगी तो घिसते हुए निकलेगी, तो वियरिंग ऑफ रेल मतलब मटेरियल का लॉस होगा, फिर रेल का रिप्लेसमेंट करना होगा। समझ रहे हो, कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने लिखवाया। इट विल रेड्यूस टॉप वियर, ठीक है, कॉमा साइड वियर ऑफ रेल्स, क्रीप को भी रेड्यूस करेगा अगर आपने प्रॉपर्ली सुपर एलिवेशन को डिजाइन कर रखा है। एज व्हील लोड विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ ट्रैक। क्यों, अगर प्रॉपर सुपर एलिवेशन आपने डिजाइन कर रखा है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो व्हील लोड है वो दोनों ट्रैक के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, विच रेड्यूस वियर ऑफ ट्रैक, कॉमा रिड्यूसेस इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। ये सारे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव होते हुए नजर आते हैं अगर हमने प्रॉपरली सुपर एलिवेशन को डिजाइन किया है। सुपर एलिवेशन को हम कैंट भी कहते हैं, नोट इट डाउन। ओके, अब एक छोटा सा हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए आपका इस रेल का हेड है ना, आपका ये जो कर्व है, मैं आपको कर्व का प्लान बता दूं, इस तरह का कर्व है। तो ये आपका इनर रेल, इनर साइड, ये आपका आउटर रेल। तो आप समझ रहे हैं आउटर रेल को रेज करना है विथ रेस्पेक्ट टू इनर, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आउटर रेल को ही रेज किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू इनर। फिर यहीं से आप इसको इस तरह से अगर एक लाइन आप बनाओगे जो हेड को टच करता हुआ निकलेगा, ये आउटर रेल का जो टॉप, इसको मिटा देते हैं। आउटर रेल का जो टॉप, ये इसी चीज को तो हम कहते हैं ई, या फिर इसी को हम कहते हैं कैंट या सुपर एलिवेशन जो आपने प्रोवाइड कर रखा है ना, या सुपर एलिवेशन
जो आपने प्रोवाइड कर रखा है आउटर ट्रैक में, यही है आपका। अब देखिए बात, ये आपका एंगल हो गया थीटा, मान के चलो ये एंगल आपका थीटा हो गया, दिस एंगल इज थीटा, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका रनिंग फेसेस है ट्रैक की, ये रनिंग फेसेस है, जो इनर फेसेस है वो रनिंग फेसेस है, जिसको हम गेज फेसेस भी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, रनिंग टू रनिंग फेस का भी डिस्टेंस, इसको हम गेज भी कहेंगे, गेज डिस्टेंस भी कहेंगे। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको यहीं पे मिल गया, यहाँ यहीं से आपको एक फर्स्ट एक्सप्रेशन मिलता हुआ नजर आएगा। टेन थीटा अगर हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ई अपॉन जी, ये होता है आपका टेन थीटा। तो ये एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिलता हुआ चल रहा है। अब इसके ऊपर आप कंसिडर कर लो ट्रैक को, ट्रैक को कंसिडर मतलब सॉरी ट्रेन को कंसिडर कर लो। इसके ऊपर ट्रेन को कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, व्हील्स को बना लेते हैं। तो देखिए व्हील्स मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, थोड़ा डायग्राम स्मूथ नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फ्लेंज ऑफ व्हील का फ्लेंज हमने बना दिया, एक मिनट तो सीधा कोशिश किया जाए, रुकिए रुकिए, थोड़ा डायग्राम गंदा बन जाए चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम स्केल पेंसिल सब यूज करके बनाना। ये व्हील का फ्लेंज बनाया, ये कोनिंग ऑफ व्हील हमने यहाँ पे दिखा दिया थोड़ा सा, ये आपका व्हील यहाँ पे प्लेस्ड हो गया। कोनिंग ऑफ व्हील वगैरह सब चीज का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ सब पढ़ते चलिए, सब आते चलेंगे, सबका यूज एप्लीकेशन सब आते चलेगा, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। ये इस तरह से व्हील हो गए, फिर इसका एक्सल आप बना लीजिए, ये व्हील का एक्सल हो गया। इसके ऊपर आपका लोकोमोटिव होगा, लोकोमोटिव कहने का मतलब जो ट्रेन है वो होगा। इसके ऊपर हम ट्रेन का डब्बा दिखा देते हैं। तो ट्रेन का डब्बा आपको कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ये आपका ट्रेन का डब्बा, ठीक है। थोड़ा चलिए इसका क्या करें, विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये आपका ट्रेन का डब्बा इस तरह से दिख रहा होगा, समझिए। ये डायग्राम आपको समझ में आया, बना लिए। अब देखिए इस ट्रेन के डब्बे के सीजी से इस देखना फोर्स देखना, इस ट्रेन के डब्बे के सीजी से एकदम ग्रेविटी के डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम कहेंगे mg। और एकदम सीजी से एकदम लेटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं P, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम कहते हैं mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक। बट एक्चुअली में चूंकि आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है, ये ट्रेन टिल्ट होके इस तरह से, आपने जैसे पहला फोटो में देखा टिल्ट होके इस तरह से चलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसके जो जब ये टिल्ट होगा तो इसका जो नॉर्मल एक्सिस होगा, नॉर्मल एक्सिस क्या होगा, फिर नॉर्मल एक्सिस आपका ये हो जाएगा। देखिए अगर ये सीजी है तो ये हो जाएगा, जब टिल्ट जब 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 टिल्ट हो जाएगी तब एक्चुअली जो नॉर्मल एक्सिस होंगे, ये एक नॉर्मल एक्सिस होगा, फिर ये इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल एक्सिस आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल होगा आपका थीटा, ये जो एंगल यहाँ पे होगा ये एंगल भी होगा थीटा, जो कि ये क्या टेन थीटा इक्वल टू ई अपॉन जी, यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ई बाई जी हम निकाल सकते हैं। तो ये थीटा थीटा आपको समझ गए, समझ गए। अब जब हम फोर्स फोर्स बैलेंस करेंगे, फोर्स रिजोल्यूशन करेंगे, है ना, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, अब समझिए ये कब है, कौन सा सिचुएशन है, जब ये टिल्ट होके चल रही है उस समय का बात हम कर रहे हैं। जब हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इससे हमको मतलब नहीं है। इधर क्या होगा, mg sin थीटा मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब हमको। इधर क्या मिलेगा, p cos थीटा, p cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्या क्या मिलते हुए चल रहे हैं, देखिए आपका क्या क्या मिला, देखिए mg sin थीटा एक तो मिला, जो कि अपने को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैटरल डायरेक्शन में अपने को फोर्स बैलेंस करना है। तो mg sin थीटा पे देखिए, और p cos थीटा, ये लैटरल एक्सिस के अलॉन्ग, जो लैटरल डायरेक्शन है, जो व्हीकल का लैटरल एक्सिस होगा उसके अलॉन्ग लग रही है, जब वो व्हीकल उस कर्व को निगोशिएट कर रहा है, जिसके ऊपर हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है। और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा था ई का, इसलिए एक कंपोनेंट आपको नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग mg cos थीटा का मिला, और एक कंपोनेंट नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग ही आपको p sin थीटा का मिलेगा। इसी एक्सिस के अलॉन्ग प्लस जहां पे mg cos थीटा लिखा हूं, उसी के अलॉन्ग हम प्लस p sin थीटा भी लिख सकते हैं,
ये भी अपने को एक कंपोनेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो व्हीकल का वेट है, व्हीकल का वेट ट्रैक के ऊपर है ना, नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग, ये बढ़ी, जिस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ी, समझिए, जिस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ी, प्लस सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के कारण लेटरल डायरेक्शन में जो फोर्स है हम उनको इक्वेट कर देंगे, बैलेंस करवा देंगे, तो स्टेबिलिटी भी बना ट्रैक के ऊपर, दोनों लेटरल एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स भी बैलेंस हो गए, नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग स्टेबिलिटी बनी, वो जो व्हीकल है इजीली निगोशिएट करेगा कर्व को। समझ में आई बात? ठीक है, यही चीज है, ये इक्वेशंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखिए, तो अब हमें मालूम है, ये आप फोटो बनाइए, है ना, ये डायग्राम बनाइए, वीडियो पॉज करके आराम से अच्छे से डायग्राम को बनाइए। अब हमें मालूम है कि लेटरल डायरेक्शन में फोर्सेस मस्ट बी जीरो, लेटरल डायरेक्शन में एफ नेट ऑन द बॉडी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ma इक्वल टू जीरो। अगर लेटरल डायरेक्शन में फोर्स मस्ट बी जीरो तो हम लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए ब्रैकेट m कॉमन लीजिए, g sin थीटा माइनस v स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। m क्या है? मास ऑफ द ट्रेन, विच कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां मास है। इट मीन्स g sin थीटा माइनस v स्क्वायर बाई आर cos theta must be equal to 0, implies that g sin theta equal to v square by r cos theta। तो यहां से आप sin theta by cos theta के फॉर्मेट में लेके आइए, sin theta by cos theta tan theta इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर। तो ये रिलेशनशिप आपको मिला कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। और एक रिलेशनशिप हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था कि tan थीटा इज योर नथिंग बट ई बाई जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, जो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया था। तो यहां से E इक्वल टू वी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई जी आर, ये हमें रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपका बेसिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? अब इस इक्वेशन को अपन मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई इन द सेंस जो हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पे सुपर एलिवेशन को अपन रखेंगे सेंटीमीटर वगैरह में, है ना, सुपर एलिवेशन को अपन रखेंगे सेंटीमीटर में। गेज का वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर बीजी ट्रैक, लेट्स सपोज, ये तो आपका मेन बेसिक इक्वेशन हो गया, इसका डेरिवेशन कंप्लीट, दिस इज योर मेन फॉर्मूला, है ना। अब अपने क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली ब्रॉड गेज के ऊपर ही आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉड गेज इज एडॉप्टेड, इसलिए ब्रॉड गेज के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बीजी ट्रैक के ऊपर स्टडी करते हैं अपना। तो फॉर बीजी ट्रैक, फॉर बीजी ट्रैक, तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए भाई जी का वैल्यू कितना होता है? 1.676, 1.676 हो गया बीजी ट्रैक के लिए। फिर एक्सेलरेशन ये इतना मीटर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू कितना होता है? 9.81, आपको मालूम है। रेडियस ऑफ कर्व हम कैसे निकालेंगे? 1720, मतलब 30 मीटर का चेन लेंथ को कंसीडर करते हैं, 1720 बाई डिग्री ऑफ कर्व गिवन, उस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्व निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्व निकालने का डेटा मालूम, हमको जी का डेटा मालूम, हमको ई बतानी है फॉर व्हाट? फॉर ए स्पीड, फॉर ए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हम एस्टिमेट कर लेंगे, हमको पता रहेगा कि इस कर्व के ऊपर इतने सारे गाड़ी इतने स्पीड के साथ मैं मुझे पास करवानी, इतने सारे गाड़ी इतने स्पीड के साथ मुझे पास करवाने, तो वहां से एवरेज स्पीड में पता लगाऊंगा। उस एवरेज स्पीड के लिए, है ना, मैं सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दूंगा ट्रैक में। उस एवरेज स्पीड के लिए मैं ट्रैक में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वो जो सुपर एलिवेशन मैं प्रोवाइड करूंगा वहां पे, उसी को मैं कहूंगा ई एक्चुअल और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन और इक्विलिब्रियम कैंट। पिक्चर क्लियर? चलिए अब इसको हम ये जो डेटा है इस इक्वेशन में डालते हैं और एक न्यू रिजल्ट डिराइव करते हैं। अच्छा, पहले ये ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं इसमें सब चीज देखो, गेज डिस्टेंस मीटर में, जी मीटर में, रेडियस तुम लिखोगे मीटर में, वी का वैल्यू वी भी लिखेंगे मीटर पर सेकेंड में, है ना, मीटर मीटर में लिख रहे हैं तो v का वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि g का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे ये, ठीक है। तो v का वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में आपको लिखना होगा, दैट इज वेलोसिटी। तो यहां से e का वैल्यू जो कंप्यूट होकर निकलेगा, कैलकुलेट होकर निकलेगा, ये भी मीटर में, है ना। तो मैं क्या करना चाहता हूं, e का वैल्यू को मैं डायरेक्टली
कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, मीटर में, चलो ई का वैल्यू मीटर में ही कैलकुलेट होगा, रहने दो। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, जो वी का वैल्यू है, जनरली आपको जो क्वेश्चन में डेटा वगैरह दिया रहता है वो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहता हूं। तो अगर मुझे v किलोमीटर पर आवर में पुट करते हुए इक्वेशन एक बनानी है, तो E इक्वल टू, देखिए आप v का कन्वर्जन कर दीजिए अंदर, इक्वेशन के अंदर v का कन्वर्जन कर दीजिए। अगर मतलब मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे लिखेंगे, तो v स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय, आप इधर 9.81 डाल दो, ये डेटा डाल दो यार आराम से, ठीक है, इंटू आर तो था ही, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 3600 का स्क्वायर। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा वी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 127 आर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, E इक्वल टू वी स्क्वायर या जी वी स्क्वायर, इस तरह से पढ़ने में आसानी रहता है, जी वी स्क्वायर 127 आर, ठीक है। यहां पे इस इक्वेशन में v जो है इन किलोमीटर पर आवर आप सीधा पुट कर देना, ठीक है। आप v का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में पुट करिए, g जो गेज डिस्टेंस है मीटर में पुट करिए, bg का, ng का, जो भी गेज आपको दिया हुआ है मीटर गेज है ना, मीटर में पुट करेंगे। r का वैल्यू रेडियस इन मीटर में पुट करिए, ठीक है। e का वैल्यू इन मीटर आपको निकल जाएगा सीधा सीधा, ई का वैल्यू भी आपको निकल जाएगा मीटर में। अब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों, ई डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दीजिए। लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये है ना, ये याद रखने में ज्यादा आसानी होता है, ई इक्वल टू जी वी स्क्वायर अपॉन 127 अपॉन आर। जो आर है आप कैसे निकालोगे, 1720 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ कर्व, जो भी डिग्री ऑफ कर्व आपको दे रखा है, आर हम यहां से डायरेक्ट में निकाल लेंगे आर का वैल्यू। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सुपर एलिवेशन डिजाइन। समझ में आ रहा है? अब एक नोट बना के लिखिए, जो v है दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसके लिए हम सुपर एलिवेशन एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं ट्रैक में, इसको हम एवरेज स्पीड लेके चलते हैं, एवरेज स्पीड। अगर ये एवरेज स्पीड है आपका, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन एवरेज स्पीड है, देन अंडर सच सिचुएशन, अंडर सच केसेस, ओके, जो आपका ई आप कैलकुलेट करोगे, ई E that is super elevation provided will be called as actual super elevation provided or actual cant or equilibrium super elevation। इस स्पीड को जो एवरेज स्पीड कहे या फिर हम इसे इक्विलिब्रियम स्पीड भी कह लेंगे, अलग अलग टर्म है सेम चीज के लिए, इक्विलिब्रियम स्पीड कह लेंगे, ठीक है। अब इसको एवरेज स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये नोट में नोट डाउन करिए, ओके, लिखिए इसको। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड, वही से उसी नोट को कंटिन्यू करिए। तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड फॉर वी एवरेज या वी इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम काइंट या एक्चुअल सुपर एलिवेशन, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम में इन फील्ड, एक्चुअली जो हम प्रोवाइड करके रखते हैं कर्व के ऊपर, दैट इज योर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या फिर एक्चुअल सुपर एलिवेशन वैल्यू। तो ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या एक्चुअल सुपर एलिवेशन वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, ये वो सुपर एलिवेशन का वैल्यू है जो कि आपने रियली प्रोवाइड करके रखा है ग्राउंड के ऊपर ट्रैक में। समझ गए बात को? चलिए अब ये कैलकुलेशन सीखते हैं, किसका, वी एवरेज का कैलकुलेशन। इससे रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। मान लीजिए जैसे रेलवे बोर्ड एक स्पीड सैंक्शन करता है, तो रेलवे बोर्ड ने जो स्पीड सैंक्शन किया है, लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर स्पीड इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर, और ये रेलवे बोर्ड का ये जो स्पीड है, लेट्स सपोज दिस स्पीड योर मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, ये वी मैक्स का बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी जो रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन किया है, इफ इट इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फॉर हम बात करेंगे बीजी ट्रैक एंड मीटर गेज। तो फॉर बीजी एंड मीटर गेज ट्रैक, जो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज आप कैलकुलेट करोगे, इट विल बी इक्वल टू 75% या फिर 3/4 कह लीजिए, और 0.75 एक ही चीज है, 75% ऑफ दिस वी मैक्स। ये जो वी मैक्स जो भी रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन करके रखा है कि 80 किलोमीटर, वी मैक्स रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, है ना, जो भी उसने कह रखा है ना, तो उसका 75% हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, हम कंसिडर करके ट्रैक को डिजाइन करेंगे। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का, ठीक है।
या तो ये, एक तो ये फॉर्मूला यहां से इस इक्वेशन को यूज करके एक वेलोसिटी हम निकालेंगे, एक स्पीड निकालेंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 3/4 और 0.75 ऑफ वी मैक्स। दूसरा हम इसी में, ये फर्स्ट हो गया, ये इसी केस के लिए बात कर रहा हूं, ये इसी केस के लिए, ये केस ए है मान लीजिए। केस बी हम निकालेंगे मार्टिन्स फॉर्मूला को यूज करके। मार्टिन्स फॉर्मूला फॉर द गिवन रेडियस ऑफ द कर्व मैंने बता रखा था, वहां से भी एक वेलोसिटी निकलेगी। तो मार्टिन्स फॉर्मूला भी जो वेलोसिटी बताता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, मार्टिन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों से हमने कैलकुलेट किया, मार्टिन्स फॉर्मूला से और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। इन दोनों का जो मिनिमम होगा, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही होगा आपका एवरेज स्पीड फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन। और ये जो एवरेज स्पीड की वैल्यू है इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के लिए, जब स्पीड इज ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर सैंक्शनड बाय रेलवे बोर्ड, तो वी एवरेज का जो मिनिमम वैल्यू है, विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अभी फॉर एग्जांपल अगर रेलवे बोर्ड ने वी मैक्सिमम सैंक्शन किया है 60 किलोमीटर पर आवर, लेट्स सपोज उसका 75 निकालेंगे यार, तो वो तो 50 से कम ही आ जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में, और अब कंडीशन आपके पास क्या है, रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन किया 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर से बड़ा है। अब उसका आप 75% निकाल रहे हैं। अब जब उसका 75% निकाल रहे हो तो वो 50% मतलब 50 से कम हो गया, तो नहीं, वो वैल्यू नहीं लेके आपको मिनिमम, अगर 50 से कम हो जाए तो आपको मिनिमम 50 किलोमीटर पर आवर कंसिडर कर लेनी है एवरेज स्पीड। समझ में आया, ये चीज लिखिए अच्छे से। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस इसी में ये बनता है कि अगर रेलवे बोर्ड ने जो मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड दिया है इट इज लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर का बात कर रहा हूं मैं। अगर मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड इज लेस देन इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, तो जो वी एवरेज होगा वो 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर का होगा, वो होगा पॉइंट नंबर 2, वो हम लिखेंगे। लिखिए दूसरा नोट, इफ वी मैक्स सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड, अगर रेलवे बोर्ड ने डेटा दे रखा है कि जो एवरेज सॉरी जो मैक्सिमम स्पीड है ना, इज लेस देन इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे केस में पहला पॉइंट जो एवरेज वेलोसिटी होगा वी विल कंसिडर एज वी मैक्स, वी मैक्स इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। दूसरा सेफ स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, है ना, सेफ स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला को यूज करके फॉर ए गिवन रेडियस ऑफ कर्व हम कैलकुलेट करेंगे मार्टिन्स फॉर्मूला। फिर इन दोनों का जो मिनिमम होगा, ठीक, इन दोनों का जो मिनिमम होगा दैट विल बी योर एक्चुअल वी एवरेज, जिसके लिए आप ई एक्चुअल प्रोवाइड करोगे। उसी तरह वहां पे देखे थे पहला वाला केस में, तो ये दो केस, ठीक है, फॉर स्पीड ग्रेटर देन 50, फॉर स्पीड लेस देन इक्वल टू 50, इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। वो 75% याद रखना, एग्जाम में पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तीसरा केस आपको क्वेश्चन में इस तरह से, अगर अलग कुछ डेटा दे रखा है, मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेन का डेटा दे रखा है, लेट्स सपोज क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि N1 नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो V1 वेलोसिटी के साथ पास कर रहे हैं, N2 नंबर ऑफ ट्रेन V2 वेलोसिटी के साथ पास कर रहे हैं, N3 नंबर ऑफ ट्रेन V3 वेलोसिटी के साथ पास कर रहे हैं। इस तरह से डेटा आपको दे रखा है। तो अब ऐसे केसेस में वी एवरेज जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये एक एवरेज स्पीड निकल के आएगी। इस एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग फिर आप ई एक्चुअल डिजाइन कर दोगे। इस स्पीड को हम कहते हैं वेटेड स्पीड, है ना, वेटेड स्पीड या इक्विलिब्रियम स्पीड या एवरेज स्पीड, ये सभी एवरेज स्पीड है। तो ये इस तरह से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीसरा डेटा है आपका, है ना, तीसरा कॉन्सेप्ट। अगर इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन में नंबर, मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेन और सभी ट्रेन के डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी आपको दे रखे हैं, तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है बात, लिखिए, नोट डाउन करिए। देखिए स्पीड का बात आएगा, जो मार्टिन्स फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मार्टिन्स फार्मूला का चेक लगता है। मार्टिन्स फार्मूला हम क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको रट जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी, क्योंकि सब जगह चेक लगता ही लगता है। मार्टिन्स फार्मूला की यूज करके सब जगह चेक लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमें स्पीड, सब फार्मूला वगैरह जितना भी है सबको यूज करके जो मिनिमम होगा उसी को कंसिडर करते हुए चलना है हमेशा, है ना, क्योंकि तभी वो हर एंगल से सेफ है। समझ में आ रहा है ना। तो स्पीड के केस में हरदम मिनिमम, ट्रांजिशन लेंथ के केस में हरदम मैक्सिमम, स्पीड के केस में मिनिमम, ट्रांजिशन लेंथ, है ना, वहां मैक्सिमम वाली कॉन्सेप्ट चलेगी, यहाँ मिनिमम वाली कॉन्सेप्ट चलती है।
ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। लिखिए क्वेश्चन को, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कैंट रिक्वायर्ड ऑन ए 5 डिग्री कर्व फॉर ए बिजी ट्रैक, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ई एक्चुअल या ई इक्विलिब्रियम इक्वल टू बीजी ट्रैक दे रखा है डेटा, तो जी वी स्क्वायर है ना बाई 127 आर, 127 इंटू आर। तो सिंपली कैलकुलेट करिए, जी इक्वल टू बीजी ट्रैक 1.676, ठीक है, इंटू 60 का स्क्वायर। एवरेज स्पीड आपको सीधा दे रखा है, देखिए ये स्पीड जो दे रखा है आपको सीधा एवरेज स्पीड ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एवरेज स्पीड, दिमाग लगाना नहीं है। अब जब दे दिया है एवरेज स्पीड, तो आपको एवरेज स्पीड के करस्पॉन्डिंग ही, चूंकि हम ई एक्चुअल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं, तो इसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि इट इज एवरेज स्पीड, तो फिर हमें डाउट होती, संदेह होती उस पर्टिकुलर स्पीड पे, क्या वो एवरेज स्पीड है या नहीं है। तब हम फिर जो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि रेलवे बोर्ड ने आपको सजेस्ट किया है इतना स्पीड, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलते, चेक करते हुए चलते, मार्टिन्स फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हुए चलते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा एवरेज स्पीड दे रखा है, तो कोई अब जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगानी है, कैलकुलेट कर लेनी है। 127 इंटू रेडियस ऑफ कर्व कितना 1720, मैंने क्या बोला 1720 बाई डिग्री ऑफ कर्व कितना 5 डिग्री। अब कैलकुलेट करिए, सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा आपका 13.8 सेंटीमीटर। अब ये 13.8 सेंटीमीटर जो वैल्यू आ गई, ठीक है, किसका, ई एक्चुअल या फिर ई इक्विलिब्रियम का। कहने का क्या मतलब है, बीजी ट्रैक है, समझिए बात को, बीजी ट्रैक है जिसके ऊपर जो एवरेज स्पीड का बात कर रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, उस पे 5 डिग्री कर्व है, उस पे आपको ई एक्चुअल प्रोवाइड करना है 13.8 सेंटीमीटर। अब ये बात है, क्या इसके ऊपर कोई लिमिट है, इसके लिए कोई चेक है कि नहीं, इसके लिए कोई चेक है कि नहीं इस वैल्यू के लिए, कि हम मतलब अभी फॉर एग्जांपल सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड कह दूं, अगर मैं एवरेज स्पीड यहीं पर 200 कर दूं, लेट्स सपोज 200 या 150 कर दूं, तो कितना आ जाएगा देखो 1.676 इंटू 200 का स्क्वायर। अब देखो एक बार चेक करो, 127 इंटू 1720 डिवाइडेड बाई 5, है ना। अगर मैं एवरेज स्पीड 200 कर देता हूं, तो जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1.53 मीटर। तो क्या हम 1.53 मीटर प्रोवाइड करेंगे, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लग रहा है। जैसे कि गेज है आपका 1.676 और आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 1.53 मीटर, मतलब ट्रेन वही मौत का कुआं में चलता हुआ नजर आएगा। क्या हम वो प्रोवाइड करेंगे, नहीं, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लग रहा है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पैसेंजर्स है ना, उसमें मौत के कुएं में सब लोग नहीं उतर पाते हैं, डेयरिंग चाहिए, और यहाँ तो आम जनता को चलानी है भाई, है ना, सब लोग स्टंट्समैन नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक चेक है, इसके ऊपर भी एक लिमिट दी गई है कि आप प्रैक्टिकली कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ई एक्चुअल या फिर इक्विलिब्रियम कैंट का एक लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है, और वो लिमिटिंग वैल्यू जनरली हम ऐसा कहते हैं कि जो भी आपका गेज है, जो भी आपका गेज है, जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन या फिर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या फिर मैक्सिमम एक्चुअल सुपर एलिवेशन की बात मैं कर रहा हूं, जो आप प्रोवाइड करोगे, इट विल लाई इन रेंज ऑफ 1/10 टू 1/12 ऑफ द गेज डिस्टेंस फॉर द ट्रैक। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 1/10 से लेके 1/12 के बीच में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ई एक्चुअल आ सकता है, उससे ज्यादा आप प्रैक्टिकली नहीं प्रोवाइड कर, ये एक लिमिट है ना, तो उसी के अंदर अपने काम करना है। तो इंडियन रेलवे का जो लिमिट्स है उससे रिलेटेड जो टेबल है, वो टेबल मैं आपको दे रहा हूं, नोट डाउन करिए। दिस इज द टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई एक्चुअल इज एज फॉलो। मतलब जो प्रैक्टिकली आप प्रोवाइड करोगे, गेज बीजी के लिए, एमजी के लिए, नैरो गेज। स्पीड देखिए, दो तरह के स्पीड, ये हाई स्पीड का बात हो रहा है, हाई स्पीड, हाई स्पीड हो गया 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, मतलब हाई स्पीड हो गया। अब हाई स्पीड क्या एमजी पे और नैरो गेज पे मिलेगा, नहीं, तो इससे रिलेटेड सुपर एलिवेशन का भी वैल्यू नहीं, सिर्फ बीजी के लिए है, जो कि आप हाई स्पीड ट्रैक्स पे 18.5 सेंटीमीटर तक का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, इससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे ही नहीं। अभी तक ऑब्जर्वेशन यही है, शोध यही है, रेलवे का गाइडलाइन यही है, तो ये याद रखने का। और देखिए, फॉर स्पीड लेस देन इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, जो डेटा है आपका बीजी ट्रैक के लिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 1.16.5, ये सारे डेटा सेंटीमीटर में, एवरीथिंग इज सेंटीमीटर, है ना, ये भी सेंटीमीटर, एवरीथिंग इज सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज याद रखिएगा, इसके लिए एमजी के लिए 10 और नैरो गेज के लिए 7.6। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया,
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो देखिए एवरेज स्पीड दे रखा था यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, तो दिस पर्टिकुलर स्पीड इज लेस देन इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपका जो ट्रैक था ये था आपका बीजी ट्रैक, तो एवरेज स्पीड लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर बीजी ट्रैक, इसके लिए जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो 16.5 सेंटीमीटर का आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो 16.5 सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट किया 13.8 सेंटीमीटर, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस, ओके, वी कैन प्रोवाइड। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आप अगर मान लीजिए गेट वगैरह का क्वेश्चन है तो वहां पे इस तरह का चीज यूज कर सकता है ना, यूज करके आपको ये कह सकता है, जैसे कि अभी हमने एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर कंसिडर कर लिया है ना, अब वो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अब वहां पे हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं करते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल नहीं है, वो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रैक्टिकली, बट हमारे पास लॉजिक तो है, एक लिमिटिंग वैल्यू तो है। क्या लिमिटिंग वैल्यू है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में बीजी ट्रैक में अगर स्पीड कुछ इस तरह से है तो वो लिमिटिंग वैल्यू, जैसे एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर, सॉरी 200 किलोमीटर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो उस और बीजी ट्रैक भी है, तो ऐसे केसेस में जो आपका लिमिटिंग सुपर एलिवेशन का वैल्यू है 18.5 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर वहां पे क्या हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर। 1.53 आपका भले ही कैलकुलेशन आ रहा है, लेकिन आप वहां पे चेक करके लिमिट लगा के आंसर बताओगे 18.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्रिटिकल मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है जो कि एग्जाम में आते हैं, गेट जैसे एग्जाम में, ईएससी जैसे एग्जाम में, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर ए लेवल पे भी पूछे हैं तो वहां पर भी अच्छे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, है ना, नोट लिख लीजिए कि ई एक्चुअल या ई इक्विलिब्रियम का जो मैक्स वैल्यू है ना, मैक्स का जो रेंज है 1/10 टू 1/12 ऑफ गेज। जनरली ये रिलेशनशिप फॉलो होता है, ये थंब रूल आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये सेंटेंस भी पूछ ले, ये रेंज भी पूछ ले, है ना, तो टिक लग जाएगा। ओके, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताने का।